मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आप सबने सुना होगा मैथिली ठाकुर के नाम पर, वही मैथिली ठाकुर जो आज से ठीक 6 महीना पहले जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीत कर आई थी। चुनाव प्रचार के दौरान मैथिली ठाकुर ने कहा था कि वो अलीनगर को सीतानगर बनाएंगी। अभी तक तो 6 महीने का ही कार्यकाल पूरा हुआ है, 4.5 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ है। सीतानगर अलीनगर को बना पाती है या नहीं बना पाती है ये तो आज मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैथिली ठाकुर के गले में माता सरस्वती का निवास है। वैसे भी मैथिली नाम जो है माता सीता का ही है। तो वैसे ही एक मैथिली केरल में भी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, नाम है अथिरा डी नायर। जिस प्रकार से मैथिली ठाकुर केवल और केवल भक्ति और शास्त्रीय संगीत गाती है, कभी भी फिल्मी फूहड़ गीत नहीं गाती, वैसे ही अथिरा डी नायर भी मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री बनने का प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वैसे ही जैसे मैथिली ठाकुर ने बॉलीवुड के लिए फूहड़ गाने का प्रस्ताव ठुकराया था एक समय में और तय कर लिया था कि नहीं, वो केवल धार्मिक और शास्त्रीय संगीत से ही जुड़ी रहेंगी। वैसे ही अथिरा डी नायर जो कि कोट्टायम जिले के एट्टामनूर विधानसभा सीट से इस बार एनडीए की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। मित्रों ठीक मैथिली ठाकुर की तरह अथिरा भी आज तक अपने जीवन में कभी फूहड़ गीत नहीं गाया, केवल भक्ति और शास्त्रीय संगीत की साधना करती हैं अथिरा डी नायर। मित्रों जिस विधानसभा सीट एट्टामनूर से विधानसभा का टिकट मिला है अथिरा को, उसी विधानसभा सीट पर पहले इनकी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री वीना नायर को, लेकिन वीना नायर का नाम चूंकि मतदाता सूची में नहीं था, इसीलिए वीना नायर ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य पाई गई। तो फिर एनडीए ने वीना नायर के बदले अथिरा डी नायर को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। मित्रों कोट्टायम जिला जो है वो आप कह सकते हैं मध्य केरल का वह जिला है जहां पर कि क्रिश्चियन मतदाता बड़ी संख्या में है और क्रिश्चियन की भी, ईसाई मतदाता की बात मैं कर रहा हूं मित्रों, ईसाई समाज की भी केरल में कई पार्टियां हैं। केरल कांग्रेस मनी, केरल कांग्रेस जॉर्ज, इस तरीके से कई पार्टियां हैं, ठीक है केरल में। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ भी एक ईसाइयों की पार्टी, भारतीय मतलब एनडीए में भी जैसे एलडीएफ में, यूडीएफ में कई पार्टियां हैं ईसाइयों की, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मतलब एनडीए में भी ईसाइयों की एक पार्टी साबू एम जैकब जो कि प्रख्यात बिजनेसमैन है, साबू एम जैकब काइटेक्स ग्रुप के मालिक हैं, जो कि काइटेक्स ग्रुप जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स का निर्माण करती है। और काइटेक्स ग्रुप के मालिक साबू एम जैकब जो है, इनका बड़ा विवाद चला था पिनराई विजयन की सरकार के साथ, जब इनकी इंडस्ट्री लगाने के लिए में बहुत सारी बाधा उत्पन्न की गई थी वामपंथी सरकार के द्वारा। तो फिर काइटेक्स ग्रुप के मालिक साबू एम जैकब ने अपनी इंडस्ट्री कहां लगाई थी? तमिलनाडु में, मतलब केरल में नहीं लगाने दिया गया। मतलब कहने का मतलब मैंने केवल बीच में इसलिए जोड़ा मित्रों कि केवल आपको याद दिलाने के लिए कि वामपंथ का मतलब होता है इंडस्ट्री विरोधी। जहां जहां गई वामपंथी पार्टियां, मैंने एक वीडियो में बताया था मित्रों कि आप केरल के आसपास देख लिए, सर्वाधिक शिक्षित राज्य माना जाता है केरल, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य माना जाता है केरल, लेकिन केरल उद्योग विहीन है सबसे ज्यादा। अगर दक्षिण भारत के 5 राज्यों की बात मैं करूं, 6 राज्य हैं अब, केंद्र शासित प्रदेश मिला देंगे छोड़कर, तो उनमें सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं है तो केरल में है, नर्सेज के रूप पे, नन के रूप पे, उसके बाद
जो मिडिल ईस्ट के देशों में देखेंगे आप, जितने पलायन है, कहा जाता है कि केरल की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो एक है। और दूसरा मैंने कहा था, आपको याद होगा मित्रों, तो पलायन और रोजगार विहीन, जहां जहां वामपंथी गए, जहां जहां कम्युनिस्टों की सरकार बनी, वहां वहां जहां कम्युनिस्ट जितने मजबूत, उद्योग उतने खत्म। मैंने बताया था एक वीडियो में, आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल भारत की औद्योगिक राजधानी कही जाती थी। पूरे भारत के लोग वहां रोजगार नौकरी करने के लिए जाया करते थे अन्य राज्यों से। अभी भी बिहार उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं वहां, तो बिहार, यूपी, जो चूंकि बिहार से ही बटा है, झारखंड, उड़ीसा, असम जैसे राज्यों से, मतलब एक औद्योगिक राजधानी थी भारत की। आप एक जमाने में तो भारत की राजधानी भी हुआ करता था कोलकाता, खैर वो एक इतिहास है। लेकिन पश्चिम बंगाल को उद्योग विहीन बना दिया वामपंथियों ने, कम्युनिस्टों ने। और उसके बाद तो ममता बनर्जी का कार्यकाल, खैर ये अलग विषय है। तो वहां पर जो है काइटेक्स ग्रुप के मालिक है साबू एम जैकब, ये क्रिश्चियन की पार्टी है। और चूंकि ये मध्य केरल का जो इलाका है, वहां अधिकतर जो उम्मीदवार होते हैं वो क्रिश्चियन ही होते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का अपने बलबूते पर बगैर क्रिश्चियन मतदाताओं के जीतना मुश्किल था। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बता रहा हूं मित्रों कि यही विधानसभा सीट जहां से अथिरा डी नायर को 2020 पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। फिर याद दिला दूं, 2020 पार्टी एनडीए का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष एनडीए में शामिल हुए थे साबू एम जैकब अपनी पार्टी के साथ। ठीक है, तो ये जो विधानसभा सीट है मित्रों, एट्टुमनूर, इस विधानसभा सीट से वर्तमान इस बार जो मुकाबला है वो है बीएन वसावन सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं और एन सुरेश कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और अथिरा डी नायर 2020 पार्टी के। तो 2021 का जो विधानसभा चुनाव था मित्रों, उसमें बीएन वसावन जो सीपीआईएम के विधायक है, वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, उनको 58,289 वोट मिला था। और प्रिंस लुकोस, प्रिंस पिछली बार कांग्रेस नहीं लड़ी थी बल्कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी केरला कांग्रेस केईसी के प्रिंस लुकोस यहां से चुनाव लड़े थे, जिनको 43,986 वोट मिला था। और बीजेपी के उम्मीदवार टीएन हरि कुमार को 13,746 वोट मिला था। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ईसाइयों को, अच्छा ईसाई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। और मैं बताऊं, आपको आश्चर्य लगेगा मित्रों, इसमें पहल ईसाइयों की तरफ से हुआ है। एक बार फिर केरल में चुनाव का समय है तो ईसाइयों को एफसीआरए के एक्ट में जो संशोधन किया गया है उस पर भड़काने का प्रयास लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, कि ये कहते हुए कि ईसाइयों को लूटने का रास्ता बंद कर दिया गया है। एनजीओ बनाकर जो एफसीआरए के नाम पर विदेशी धन भारत में आया करता था और जिस धन का उपयोग भारत में धर्मांतरण के लिए होता था सबसे ज्यादा, याद दिला रहा हूं मैं आपको, इसीलिए एफसीआरए से आए हुए धन पर भारतीय जनता पार्टी ने एफसीआरए एक्ट में जिस प्रकार से संशोधन किए हैं, इससे बौखलाकर कांग्रेस और वामपंथी पार्टी दोनों ने केरल में यह मुद्दा उछाला है कि अब आप धर्मांतरण कैसे कीजिएगा बताइए, एफसीआरए में तो कानून को कड़ा कर दिया गया है। तो ये भड़काने का प्रयास उदाहरण के लिए मैं बताया। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी, जब चर्च ने लव जिहाद और ये वक्फ बोर्ड के द्वारा जब ईसाइयों की जमीनों पर कब्जा किया जाने लगा, मुंबपम का मामला आप सब जानते होंगे मित्रों, तब भारतीय जनता पार्टी ने भी पहल किया ईसाइयों को साथ में जोड़ने का। और एक बात तय है कि केरल का इतिहास, केरल का भविष्य अगर बचाना है तो हिंदू और ईसाई को साथ आना पड़ेगा। खैर, तो मैं बात कर रहा हूं मित्रों कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया है ईसाइयों के समक्ष, और इसीलिए भाजपा ने कई बड़े ईसाई चेहरों को उम्मीदवार भी बनाया है। जैसे कंजीरपल्ली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में मंत्री जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाया है। पीसी जॉर्ज इसी जिले के पुंजार विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। एट्टुमन्नूर विधानसभा सीट से अथिरा डी नायर, ये नायर जाति की है, ये ईसाई नहीं है मित्रों, ठीक है। इसके अलावा पाला विधानसभा सीट से सोन जॉर्ज चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि इस जिले में केवल, ठीक है। इसी जिले में वैसे गैर ईसाई उम्मीदवार की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती से लड़ रही है यहां पर चुनाव। के अजित जो कि पूर्व में विधायक रहे हैं सीपीआई से, इस बार बीजेपी की टिकट पर वाईकोम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और एक और बात मैं बताऊं मित्रों,
ये अथिरा डी नायर जो है ना, वो नायर समाज से आती है, सामान्य वर्ग की है, जहां केरल की राजनीति में भी परिवारवाद एकदम में आकंठ डूबा हुआ है। यहां तक कि आपको आश्चर्य लगेगा मित्रों कि वामपंथी पार्टियां परिवारवाद में भरोसा नहीं करती थी, लेकिन पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री है सीपीएम के, वो खुद इतने बड़े परिवारवादी हैं कि सत्ता में हिस्सेदारी, दामाद मंत्री, बेटी पैसा लूट रही है सरकार का, भ्रष्टाचार के आरोप पे आरोपित है। खैर, तो ये एक अलग विषय है। तो इस बार चुनाव में जो है मुकाबला त्रिकोणीय है, और उसमें अथिरा डी नायर जो है, ये नायर समाज की बेटी है, नायर की बेटी है। और मैं आपको बताऊं मित्रों एक और चीज, कि केरल में ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो आजादी के बाद से या आजादी से पहले भी नायर समाज, और नायर हिंदुओं में सवर्ण तबका है, आप कह सकते हैं, जिसकी आबादी 13 से 14% है केरल में। और ये वो इलाका है मित्रों जहां पर कि नायर और जो सीरियन क्रिश्चियन है, सीरियन ईसाई हैं, ठीक है, उसकी एक बहुत ही अच्छी खासी संख्या है। अगर ये दोनों साथ में आते हैं, जिसकी संभावना है इस बार, तो फिर ये जो जिला है इसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एक बड़ी सफलता मिलने वाली है। बड़े बड़े चेहरे तो लड़ ही रहे हैं, परिणाम भी बड़ा सकारात्मक आने वाला है। तो ये अथिरा डी नायर लोकप्रिय है, जैसे बिहार में मैथिली ठाकुर लोकप्रिय है, उसी प्रकार से अब जब अभियान शुरू हुआ है तो बिहार में तो मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा पहुंच गई। क्या केरल की अथिरा डी नायर, केरल की मैथिली ठाकुर केरल विधानसभा में पहुंचेगी? इसका परिणाम तो निकलकर 4 मई को आएगा। लेकिन आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि अथिरा डी नायर के चुनाव लड़ने से इस विधानसभा सीट पर और पूरे केरल में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने के कारण एनडीए के चांसेस पर कितना असर पड़ेगा? कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।